गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 6 चैप्टर 4 फॉर क्लास 11th आरबीएससी हिंदी मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए हम क्या करते हैं कि हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े कि रासायनिक बंधन क्यों हो रहा है। ठीक है, अष्टक सिद्धांत क्या है, द्विज संरचना क्या है, फिर उसके बाद हमने संयोजकता बंध सिद्धांत देखा, बैलेंस बैंड थ्योरी देखी। ठीक है, उसमें ये बताया गया कि परमाणु जब पास आते हैं, जब उनकी ऊर्जा जो है वो मिनिमम हो जाती है, उस टाइम पर क्या है, एक अणु बन जाता है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। उनके मध्य की नाभिक की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम बंध लंबाई कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि जब रासायनिक बंधन होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे सिद्धांत लगते हैं, जिसमें हमने बताया कि कक्षक भाग लेते हैं तो अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन जितना ज़्यादा होता है, अणु जो है उतना ही प्रबल बंध बनाता है। ठीक है, फिर आपको संकरण क्या होता है, इस सिद्धांत मतलब संकरण का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को बताया गया कि यदि अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति के और ऊर्जाओं के कक्षक जब पास आएंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो उनमें क्या होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, और पुनर्वितरण करके वो जो संकरित कक्षक बनाएंगे, वो संकरित कक्षक क्या है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी उनकी ऊर्जा, उनकी आकृति सब कुछ बराबर होगा। तो जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही संकरण की बात बनेगी। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि संकरण जो है, कितने टाइप के संकरण हमने पढ़े थे। तो देखिए, हमने जो संकरण पढ़े थे वो संकरण हम पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन कुछ उदाहरण बच रहे हैं संकरण के भी। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे हमने sp क्या होता है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। ठीक है, अब इनमें भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो जैसे अब हमने कल पढ़ा था कि ये रेखीय आकृति का होता है, ये त्रिकोणीय समतल होता है, ये चतुष्फलकीय होता है, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। तो अब हमारे पास बचा sp3d2 जो लास्ट एग्जाम्पल है। तो अब हमने मान लीजिए पढ़ लिया sp3d2। ठीक है, देख कर ही पता पड़ रहा है कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 s 3 p और 2 d, यानी टोटल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 6 कक्षक भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जब 6 कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो अतिव्यापन के बाद वो संकरित कक्षक कितने बनाएंगे, 6 कक्षक जो है, 6 परमाणु कक्षक या परमाणु नाभिक है, आप 6 कक्षक जो है वो कितने संकरण के बाद कितने कक्षक बनाएंगे, 6 संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब जो ये sp3d2 है, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना होगी अष्टफलकीय। कैसी संरचना होगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखती हूँ sf6। ठीक है, sf6 में देखिए केंद्रीय परमाणु क्या है, मतलब केंद्रीय धातु, कोई केंद्रीय परमाणु होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर है जो कि 6 फ्लोरीन से जुड़ी हुई है या फ्लोराइड से जुड़ी हुई है, आप ऐसे कह सकते हैं सल्फर। सल्फर का क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यानी इसका परमाणु क्रमांक है 16। कितना है, 16। तो इसका 16 है तो कितना हो गया, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ऑक्सीजन के नीचे आता है। ठीक है, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये हो गए। अब आपको पता है यदि 3 है, यदि कोश की संख्या 3 है, आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है, कोश है। यदि कोश कितना है, यदि कोश ये बोल रहा है कि कोश यदि 3 है तो इसमें कक्षक कितने होंगे, उपकोश कितने होंगे, 3 ही होंगे, sp और साथ में d भी होगा, जिसको हमने रिक्त बता दिया। ठीक है, अब इसकी तलस्थ अवस्था में बनाइए, देखिए ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। ठीक है, 3s के पास 2, 1, 2, 3, 4, यही तो है तलस्थ अवस्था में। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर लेकिन संकरण तो कैसा है, sp3d2, इसका मतलब 2d भी भाग लेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो युग्मित है, एक एक इलेक्ट्रॉन खुद पे इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था जो होगी उसमें 1, 2, 3, 2 इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ चलेगा। ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। आप देखो
एक S 3 P और 3 D क्या हो गए sp3d2। ये किसके हैं सल्फर के, यानी सल्फर के एक S 3 P और 2 D ने आपस में संकरण किया। संकरण के बाद संकरित कक्षक बनाए, तो कितने संकरित कक्षक बने 6 संकरित कक्षक बने। अब ये 6 संकरित कक्षक अपने आप को अरेंज करेंगे। अब इन 6 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यदि संकरित कक्षक आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको संकरित वाली संरचना नहीं बनानी है, तो 6 sp3d2 हो गए। अभी किसके साथ क्रिया करेंगे F के साथ, F, तो एक F अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर चला जाएगा, एक F यहाँ पहुँच जाएगा, एक F यहाँ पहुँच जाएगा, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, ठीक है। तो देखिए संरचना कैसी बनेगी, इस तरीके की संरचना बनेगी। इसमें सल्फर ये है F F F F F F और F, ठीक है। ये संरचना कैसी है, अष्टफलकीय संरचना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका बनाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ उदाहरण, ये सारे के सारे जो जितने भी हमने पढ़े हैं, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में सिग्मा बंध बने हैं। और आपको मैंने दोनों तरीके के बंध बनाए कि अतिव्यापन में यदि SS अतिव्यापन होता है, SP अतिव्यापन होता है, PX अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है, और यदि समपार्श्व अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए C2H4, ठीक है। C2H4 सबको पता है, C2H4 क्या है, C2H4 में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है, एथिलीन, 10th में पढ़ा है आप सबने, एथिलीन या एथीन, 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 ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं। पहले कार्बन का विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यानी इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये और, ठीक है। तटस्थ अवस्था में ये हो गए, कौन सी अवस्था, ये तटस्थ अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर चला जाएगा। तो अब आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर संकरण कैसा है, संकरण है sp2, यानी एक S और 2 P आपस में मिलकर कैसा बना रहे हैं, एक S मिला और 2 P मिले, तो क्या हो गई संरचना sp2। sp2 की संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय समतल। तो देखिए त्रिकोणीय समतल में बना रही हूँ, कैसी त्रिकोणीय समतल, यानी एक S और 2 P मिलेंगे तो 3 संकरित कक्षक है, तो संकरण के बाद जो संकरित कक्षक मिलेंगे वो भी 3 होंगे। तो देखिए ठीक है, ये त्रिकोणीय समतल हो गई, समझ में आ रहा है, ये त्रिकोणीय समतल है संकरित कक्षक। ठीक इसी तरीके से अब इन तीनों के पास ये कार्बन है, बीच में कौन है, कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, सेंट्रल हम कार्बन की बात कर रहे हैं, एक कार्बन की, और तीनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए दूसरा कार्बन है, ठीक। इसकी संरचना भी कैसी है, त्रिकोणीय समतल है। अरे भाई C2H4 में 2 कार्बन है ना, यहाँ पर एक केंद्रीय परमाणु नहीं है, अब यहाँ पर 2, ये दूसरी प्रकार का अणु है, इसको जिसको मैं समझा रही हूँ आपको। तो 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन की आपको संरचना बनानी पड़ेगी। एक कार्बन किस अवस्था में है, sp2 में, ठीक है। तो sp2 की संरचना बना ली आपने, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो दूसरे कार्बन के पास भी तो एक बंध तो यहाँ बन गया, एक बंध बन गया ना, ये दोनों कार्बन के बीच में कैसा बंध बन गया, सिग्मा बंध बन गया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर कौन आएगा, हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन आएगा, एक S लेकर, एक हाइड्रोजन आएगा, एक S लेकर, एक हाइड्रोजन आएगा, एक S, एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, इसका मतलब संरचना कैसी होगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसकी संरचना में जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ये संरचना किस तरीके से है,
कि एक कार्बन दोनों कार्बन जुड़ गए आपस में, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन कौन सी में है? sp2 में। sp2 का मतलब ये देखो त्रिकोण बन गया। कैसे क्या बन रहा है? ये त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये कार्बन भी अपना क्या बना रहा है? त्रिकोण बना रहा है। इसका मतलब कार्बन कौन सी अवस्था में है? sp2 अवस्था में है। समझ में आ गया? तो 3 संकरित कक्षक बन रहे हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास ये किससे जुड़ गए? एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। क्लियर? अब आप देखिए ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये H, ये H। क्लियर? ये संरचना कैसे त्रिकोणीय है। अब sp2 संकरण के बाद भी एक p बचा, हर एक कार्बन के पास क्या बचा? एक p बचा। ये कौन सा p है? ये असंकरित p है, ठीक है। असंकरित p कक्षक है, असंकरित p कक्षक। क्लियर? तो अब ये जो असंकरित p है, इसमें भी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन के पास एक असंकरित है। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में बंध बना लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये जो अतिव्यापन कर रहे हैं, कौन सा वाला अतिव्यापन है? समपार्श्विक। कैसा अतिव्यापन है? समपार्श्विक। तो समपार्श्विक अतिव्यापन होगा तो कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा। तो देखिए ईथीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरीके की होती है। ईथीन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th में पढ़ी है। ये सिग्मा बंध, 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 ये पाई बंध। क्लियर? तो ऐसे बनाएंगे आप संरचना को, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो इथाइन होता, इथाइन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसके पास 3 p है, 3 p में से 2 p ने तो संकरण में भाग ले लिया, एक असंकरित रह गया। तो px py तो यूज हो गए, तो pz बच गया। तो pz ने समपार्श्विक अतिव्यापन कर लिया। यदि हम इथाइन की संरचना बनाए तो देखिए ये कैसे है? इस तरीके से है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, सेम 1s2 2s2 2p2। इसके बाद एक s इसके पास, ठीक है। तटस्थ अवस्था में ये हो जाएगा। अब तटस्थ अवस्था में ये है तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर चला जाएगा। क्लियर? यहां पर संकरण कैसा होगा? sp। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि sp2 संकरण है कि sp? ये देखिए प्रैक्टिस से पता पड़ेगा। साथ में आपको ये देखना है कि आप इसका बंध, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2, यानी हर एक कार्बन एक H से बंधा हुआ है। भाई 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन 2 H से बंधे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन 4 H से बंधे थे। तो हमें संकरण इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो sp संकरण हो गया। sp की संरचना कैसी थी? रेखीय। देखिए ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। 2 कार्बन है, एक कार्बन में sp संकरण किया, sp संकरण के कारण 2 संकरित कक्षक बने, ये 2 संकरित कक्षक हो गए, ये 2 संकरित कक्षक हो गए, ठीक है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके पास भी एक और एक। तो कैसी तो ये दोनों कार्बन आपस में कैसे जुड़ गए? इस तरीके से जुड़ गए। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ कि sp संकरण किया। अब sp संकरण करने के बाद इनके पास बीच में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, देखिए इसके पास एक और इसके पास एक। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए कि ये संकरण के बाद अब इसको किससे बंध बनाना है? एक हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास 1s होता है, तो ये हाइड्रोजन आ गया अपना 1s लेके, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ गया अपना 1s लेके। तो एक बंध ये बन गया, एक बंध ये बन गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको देखना है कि हर एक कार्बन के पास 2 p और है। कैसे हैं? ये तो px है, ये वाला किसने काम में लिया है? ये px है, ठीक है। ये px, ये py और ये pz। तो अब आप देखो py है और ये pz है, ये py है, ये pz है। इट इज py, इट इज pz।
सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं pz की बात, py, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा अतिव्यापन होगा, देखो py से जुड़ेगा और px से जुड़ेगा, तो क्या बंध बन गए, पाई बंध बन गए। तो एक बंध, तो यहाँ पर आप इसकी संरचना इस तरीके से देखिए आपने, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, और कितने पाई बंध, 2 पाई बंध। तो ये जो 2 पाई बंध बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, इस चीज को मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना होगी। यहाँ पर 1 पाई बंध है, यहाँ पर 2 पाई बंध है, ठीक है। पाई बंध जो होंगे वो कैसे होंगे, कमजोर प्रकार के होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप संकरण की प्रैक्टिस करेंगे, आपको यदि कोई नहीं आता है तो आप पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आणविक कक्षक सिद्धांत। देखिए वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत जो था, इसने जो आपका संयोजकता बंध सिद्धांत था, इसने काफी सारी चीजों को क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी इसकी कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत आया, उन कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरा सिद्धांत आया जो कि आणविक कक्षक सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि जो संयोजकता बंध सिद्धांत था वो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय प्रकृति को नहीं बता पा रहा था, ठीक है, कि कोई भी जो अणु है वो कैसा, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में हमें पता नहीं पड़ रहा था। जैसे ऑक्सीजन की जो कैसी अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, उसको बताने में सफल नहीं रहा। तो ऐसे इसकी बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत आया जिसे हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक, ठीक है, जिसको एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब आणविक कक्षक सिद्धांत जो था, ठीक है, वो क्या कहता है, देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत किस पर आधारित था, LCAO के ऊपर आधारित था। LCO का मतलब है परमाणुीय कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग पर आधारित है। रेखीय संयोग, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत जो है वैसे तो वो भी अतिव्यापन पर ही आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर ही आधारित था। अतिव्यापन क्योंकि जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा प्रबल बंध बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया कि जो परमाणुवीय कक्षक है उनका संयोग कैसा था, रेखीय संयोग था, लीनियर कॉम्बिनेशन था, रेखीय संयोग था, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जब परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग होता है तो क्या बनते हैं, रेखीय संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि आणविक कक्षक क्या होते हैं। आणविक कक्षक, भाई अभी तक हम जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें हम कह रहे थे, पहले तो हमने कहा कि परमाणु आपस में आते हैं, फिर हमने कहा कि कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस सिद्धांत में जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन परमाणु है ए नाम का और ये दूसरा परमाणु है बी नाम का, ठीक है। तो ये परमाणु है, तो परमाणु में कौन उपस्थित होगा, परमाणु में परमाणुवीय कक्षक होगा, ठीक है। परमाणु में कौन होगा, परमाणुवीय कक्षक, ठीक। तो ए में परमाणु कक्षक होगा, इसमें भी परमाणु कक्षक होगा। अब जब दो परमाणु कक्षक
ठीक है। तो परमाणु भाग नहीं लेते, परमाणु के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, और जब ये दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही क्या बन जाते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बन जाते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बन जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब परमाणुवीय कक्षक, पहली बात तो परमाणुवीय कक्षकों से क्या मिलते हैं, जब परमाणुवीय कक्षक बनते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं। परमाणुवीय कक्षक जितने होंगे आणविक कक्षक भी उतने ही होंगे। परमाणुवीय कक्षकों का क्या होगा, रेखीय संयोग होगा। अब रेखीय संयोग से क्या मतलब है, देखो अभी तक हम जो परमाणु के बारे में मान रहे थे, तो परमाणु कक्षक जो है उसको हम किससे मान के चल रहे हैं, जो परमाणु कक्षक है बंध में कौन भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कोश में। तो हमने जो हम परमाणु कक्षक है उसको अब हम यहाँ पर किससे बता रहे हैं, परमाणु कक्षक का जो परमाणु कक्षक जो है, परमाणु कक्षक को हम किससे बता रहे हैं, तरंग फलन से बता रहे हैं कि ए का कौन भाग ले रहा है, ए। ये क्या है, इसे हम कहते हैं तरंग फलन। तरंग फलन, तरंग फलन मतलब ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो ये है इसको हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये जो है इसको हमने कैसे माना, तरंग के रूप में माना है। तो यदि तरंग है तो उसका क्या होगा, तरंग फलन होगा। तो ए परमाणु का तरंग फलन ए हो गया और बी का बी हो गया। तो ये दोनों चीज जो है, जो फाई ए है, फाई जो साई ए है और साई, इसको हम बोलते हैं साई, साई से बताते हैं, साई। ठीक है। तो ये जो साई है ये किस चीज को बता रही है, तरंग फलन को बता रही है, या ए परमाणु कक्षक की तरंग फलन। मतलब आप ऐसे समझिए, ए परमाणु कक्षक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तरंग फलन से। तो ये क्या है, ये ए परमाणुवीय कक्षक का तरंग फलन है। क्लियर। ए परमाणुवीय कक्षक का तरंग फलन, ठीक है। ये बी परमाणुवीय कक्षक का तरंग फलन हो गया। ठीक है। अब जब दो परमाणु, दो यानी इसका मतलब ये किस चीज को बता रही है कि दो परमाणु कक्षक पास आ रहे हैं, दो परमाणु कक्षक पास आ रहे हैं, तो उसको कैसे बता रहे हैं, फाई ए और फाई बी से। ये दोनों आ रहे हैं, इनका रेखीय संयोग हो रहा है। तो जब इन दोनों का रेखीय संयोग होगा तो एक नया कक्षक बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, फाई ए बी। ठीक है। जब दो परमाणु कक्षक का अतिव्यापन होता है तो आणविक कक्षक बनता है। ठीक है। तो सिद्धांत क्या है कि जब परमाणु कक्षक, तो जब दो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग होता है तो रेखीय संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। अब ये आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जब रेखीय संयोग हो रहा है तो रेखीय संयोग में देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये फाई ए बी हो गई। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना। रेखीय संयोग, रेखीय संयोग का मतलब है जोड़ भी हो सकता है और यानी योग भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो भी क्या बनेगा, तो भी एक आणविक कक्षक बनेगा। ठीक है। तो जो दो परमाणु कक्षक हैं वो दो परमाणु कक्षक जब संयोग होता है तो इस परमाणु कक्षक को हम कैसे समझा रहे हैं, देखिए आप इसका ऐसे समझिए, ये एक फाई ए है और ये एक फाई बी है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। ये फाई ए, साई ए, ये साई बी। ठीक है। फाई ए साई, सॉरी, साई ए साई बी, यानी ये एक परमाणु कक्षक की तरंग फलन है, ये दूसरे परमाणु कक्षक की तरंग फलन है। इनका योग हुआ, तो जब इनका योग होगा तो आप देखो एक नया आणविक कक्षक बन रहा है। ठीक है। जिसका आयाम जो है वो बढ़ गया, मानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया क्योंकि दोनों का योग हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है। तो जो आणविक कक्षक बना है फाई ए बी। ठीक है। ये फाई कक्षक बना। और ठीक इसी तरीके से यदि इस तरीके से ये दो जुड़ते हैं प्लस माइनस, लेकिन अब की बार क्या होता है, अब की बार इन दोनों परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन में घटाव हो रहा है। ठीक है। यानी दोनों कक्षकों की, ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस बार। तो इस बार जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो अब जो परमाणु कक्षक बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा, ये भी एक ही। ठीक है। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, तो अतिव्यापन, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से या रेखीय संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं। परमाणु कक्षकों को हमने साई ए और साई बी से बताया है, और साई ए बी और साई ए बी ये किस चीज को बता रहे हैं, ये आणविक कक्षक को बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये आणविक कक्षक को बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साई स्क्वायर किस चीज को बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, किस चीज को बताता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। ठीक है, तो ठीक है, साई स्क्वायर जो होगा, तो अब यहां पर देखिए साई ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई ए बी स्क्वायर, साई ए बी का स्क्वायर का मतलब साई ए प्लस साई बी। ये क्या है, ये आणविक कक्षक है, ये क्या है, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक किससे मिलकर बना है, दो परमाणविक कक्षकों से। आणविक कक्षक की तरंग फलन को बता रहे हैं हम ये। ठीक है, ये आणविक कक्षक है। आणविक कक्षक देखिए कैसे बना है, दो परमाणविक कक्षकों के योग से बना है। तो दो परमाणविक कक्षकों का योग जो है, इसको यदि हम खोलेंगे तो ये क्या हो गया, साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्लियर। यहां पर देखिए, तो ये तो क्या हुआ, रेखीय संयोग, और एक रेखीय संयोग ये भी हो सकता है, पाई ए माइनस पाई बी। ये क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। क्लियर, ठीक है। तो ये जो आणविक कक्षक बने हैं, दोनों ही स्थितियों में आणविक कक्षक बन रहे हैं, यानी दो परमाणविक कक्षक जब संयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका रेखीय संयोग हो रहा है। रेखीय संयोग से जितने परमाणविक कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही आणविक कक्षक बन रहे हैं। तो आणविक कक्षक दो बने हैं हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों आणविक कक्षक है, इनमें क्या फर्क है, एक में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। ठीक है, तो जो आणविक कक्षक बनते हैं वो दो आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है, वो जो आणविक कक्षक बन रहे हैं, एक को तो हम इसी तरीके से लिखते हैं और एक के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। तो ये जो सामान्य जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं बंधी आणविक कक्षक। क्या कहते हैं, बंधी आणविक कक्षक। और इसको हम कहते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, तो इस तरीके से एक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है प्रतिबंधी, और जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है। तभी तो जो आणविक कक्षक बना वो कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्लियर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ये सिद्धांत है। ये क्या है, इस चीज को मैंने आपको समझाया है कि, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत में जितने परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं, तो इसके भी कुछ रूल है, कुछ नियम है, जिनको हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। देखिए क्या है, जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। नहीं आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्लियर। आणविक कक्षक बंधी व बंधी व प्रतिबंधी
प्रतिबंधी होते हैं तथा बराबर मात्रा में बनते हैं, तथा बराबर मात्रा में बनते हैं, मात्रा में बनते हैं। क्लियर? तो जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। आणविक कक्षक दो प्रकार के होंगे, बंधी और प्रतिबंधी, लेकिन कितने होंगे? बराबर मात्रा में। ये नहीं है बंधी ज्यादा हो गया, ठीक है। तीसरा, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अफबाओ पॉली कुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं, नियमानुसार भरे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि सेम जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो आपके परमाणविक कक्षक हैं वो कैसे हो सकते हैं? रिक्त हो सकते हैं, अर्धपूरित हो सकते हैं और पूरित हो सकते हैं, पूरित हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखिए, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये आपका एक परमाणु, ये परमाणविक कक्षक है, ये एक परमाणविक कक्षक है, ये दूसरा परमाणविक कक्षक है। जब दोनों का अतिव्यापन हुआ, दोनों का रेखीय संयोग हुआ, ये क्या है? परमाणुीय। देखो ये आपका एक परमाणविक कक्षक है, इसको पाई ए से बता रहे हैं, ये आपका दूसरा परमाणविक कक्षक है, ठीक है। तो ये परमाणविक कक्षक, ये भी परमाणविक कक्षक। जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? दो आणविक कक्षक बना रहे हैं। एक कैसा बन रहा है? एक बन रहा है BMO, इसको हम लिखते हैं BMO और इसको लिखते हैं ABM, ठीक है। BMO का मतलब बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक, ठीक है। और दूसरे को हम इसको लिखते हैं प्रतिबंधी, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, ठीक है, आणविक कक्षक। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मैंने एक आणविक कक्षक, आणविक परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक कैसा बनता है चित्र इसको बताया है और इसमें हम ऊर्जा का क्रम भरेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले कोई भी परमाणु है, पहले आपको परमाणविक कक्षक लेने हैं दोनों। हम आणविक कक्षक का मतलब कोई अणु होगा, अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। तो जनरली आणविक कक्षक सिद्धांत जो आपके कोर्स में है वो इस तरीके के हैं, H2, N2, O2, B2। तो दो परमाणु है, ठीक है, दो परमाणुओं से दो परमाणविक कक्षक बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इधर परमाणविक कक्षक लिखेंगे, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। परमाणविक कक्षक से मिलकर उतने ही आ रही है, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो ये परमाणविक कक्षक 1s है, ये 1s है, इन दोनों में मिले तो क्या बनाया इन्होंने? दो आणविक कक्षक बना दिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर 2s के दो परमाणविक कक्षक मिले, इन्होंने बंधी प्रतिबंधी बना दिया। यहाँ पर 3 p के मिले, तो p ने कैसे बनाया? दो तो पाई के बनाया और एक सिग्मा का बनाया। यहाँ पर भी 2 पाई के प्रतिबंधी बनाया, एक सिग्मा का बनाया। तो ऊर्जा का क्रम कैसे होगा? पहले 1s में जाएगा, फिर प्रतिबंधी, इस तरीके से जाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको नाइट्रोजन का बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ढंग से देखिएगा। नाइट्रोजन का आपसे कहा गया आणविक कक्षक चित्र द्वारा नाइट्रोजन का आणविक कक्षक चित्र बनाइए तथा बंध क्रम निकालिए। क्वेश्चन ये है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? नाइट्रोजन यानी कि एक अणु किससे मिलकर बने? दो परमाणुओं से। तो ये परमाणु कक्षक क्या हो गया? एक ये नाइट्रोजन हो गया और एक ये नाइट्रोजन हो गया। क्लियर है? नाइट्रोजन का विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3। क्लियर? ठीक है। दूसरे का देखिए 1s2, 2s2, 2p3। क्लियर? यहाँ तक सबसे पहले परमाणु कक्षक इस तरीके से चित्र बनाएंगे, उनमें अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2। ठीक है।
इसमें भी चले गए 2, क्लियर। उसके बाद यहाँ ये भर गए आणविक कक्षक, यहाँ पर भी 4 है, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, पाई में, क्योंकि पाई की ऊर्जा कम होती है और सिग्मा की ज्यादा होती है। ये तीनों बंदी हैं, ये तीनों प्रतिबंधी है। अब आपको पता है कि गुंड ने क्या कहा था कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सब में एक एक अयुग्मित ना हो। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों में, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, क्लियर। उसके बाद चारों ये भर गए। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 खत्म। अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब आप देखिए, यदि इसका बंध क्रम निकालना है आपको, तो बंध क्रम क्या हो जाएगा, बंध क्रम हो जाएगा Np माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना है, 2 4 6 8 10, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, ठीक है। अब इनका ऊर्जा का क्रम लिखेंगे, ऊर्जा का क्रम लिखना आना चाहिए। एनर्जी किस हिसाब से बढ़ रही है, अफबाउ के सिद्धांत के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के कक्षक में जाता है, फिर ज्यादा में जाता है। तो ये कौन सा है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आणविक कक्षक आपने लिखे हैं, इनको सबको आपको लिखना आना चाहिए। ये सिग्मा 1s है, ठीक है। देखिए ये सिग्मा 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पर भी 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 2 और यहाँ पर भी 2। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा 1s स्क्वायर, देन सिग्मा 1s स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी, पहले बंदी में गया फिर प्रतिबंधी में गया, फिर सिग्मा 2s में गया बंदी में, फिर सिग्मा 2s स्टार प्रतिबंधी में। यहाँ तक हो गया क्लियर। नाउ कम टू द P। अब P में देखो पहले किस में जाएगा, अब आपके पास आएगा ऑर्डर है 2p2 और 2p2, 2p2 2p। तो अब ये देखिए, ये कौन सा x है, ये y, ये x है, ये y है, क्लियर। ये आपके कौन से हैं, पाई है। आप इसको ढंग से लिखेंगे, लिखना आना चाहिए। ये पाई 2p, ये पाई 2p, ये कौन सा है x, ये कौन सा है y स्क्वायर स्क्वायर, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया, सिग्मा 2pz, क्लियर। ये ऊर्जा का क्रम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये ऊर्जा का क्रम आप लिखेंगे, इसमें कैसे ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। इसको देखकर ही हमें पता पड़ रहा है ये बंदी, ये बंदी, ये सारे बंदी। तो टोटल नंबर ऑफ बंदी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, और प्रतिबंधी कितने हो गए, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।